बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम, आप जानते हैं इंटरनेट का ज़माना है और गूगल से लेकर के ट्विटर तक और यूट्यूब से लेकर के फेसबुक तक सब जब डाउन हो जाते हैं तो हम लोग क्या हस्ती हैं आप सब समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम को दोबारा आपके सामने ला रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है, जो ओपिनियन पोल आपके सामने है, इस ओपिनियन पोल के आधार पर 3 राज्यों में हम लोग ऑलरेडी 3 राज्यों के आंकड़े आपके सामने पेश कर चुके हैं। उत्तराखंड है, गोवा है और मणिपुर है। उत्तराखंड की 70 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 38 से 40 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और इस प्रकार बीजेपी की सरकार उत्तराखंड से अगले विधानसभा चुनाव में जाती हुई दिखाई दे रही है, अगर आज की तारीख में वहां उत्तराखंड में चुनाव हो जाए। और यही स्थिति गोवा में कमोबेश है, जहां बीजेपी की आज की तारीख में सरकार है। पिछली दफा 2017 में बीजेपी की कम सीटें थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की सरकार वहां बनी और आज बीजेपी गोवा में काफी मजबूती के साथ में वहां विधानसभा में है। लेकिन अब अगर आज की तारीख में वहां चुनाव हो जाए तो वहां कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह मणिपुर पहुंचे तो मणिपुर में भी 60 सीटों की जो विधानसभा है, इन 60 सीटों में 60 सीट्स में से आज की तारीख में वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां भी कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है मणिपुर में, जबकि बीजेपी की सरकार वहां से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये 3 राज्य हैं, 3 राज्यों की हम आपके सामने बात कर रहे हैं, इन 3 राज्यों के आंकड़े रख रहे हैं। लेकिन इसके बाद 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं। पहला जो राज्य है वो है पंजाब और दूसरा राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। ये दोनों राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि एक राज्य में पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। इन 5 राज्यों की अगर बात करें तो इन 5 राज्यों में से मात्र एक राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन इन 5 राज्यों की बात करें तो बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और उनमें से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, 403 सीटें, वहां भी बीजेपी बहुत ही मजबूती के साथ 2017 में आई थी। लेकिन 2022 के चुनाव में क्या बीजेपी उतनी मजबूती कायम करके जीत पाएगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश भी चलेंगे। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद वहां क्या कुछ बदला है? क्या कांग्रेस मजबूत हुई है? क्या समाजवादी पार्टी कमजोर हुई है? क्या बसपा मजबूत हुई है? या आम आदमी पार्टी क्या कुछ कर रही है? ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले पंजाब चलते हैं, पंजाब के हालात को देखते हैं। 2017 में वहां की क्या स्थिति थी ये भी देखते हैं। और सबसे पहले आपको बताऊं कि 2017 में जो दलीय स्थिति थी वो उस आधार पर पंजाब में कांग्रेस के पास ये जो 117 सीटें हैं उसमें से 77 सीटें 77 सीट्स कांग्रेस के खाते में आई थी। कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई थी, जबकि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी साथ मिलकर के एक मजबूत गठबंधन के साथ रहे हैं और चुनाव लड़े। ये दल जो है चुनाव लड़े, बीजेपी और अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल। लेकिन शिरोमणि अकाली दल को मात्र 15 सीटें और बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई थी, जबकि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी और 20 सीटों के साथ एक जबरदस्त उभार था आम आदमी पार्टी का 2017 में पंजाब में। क्या इस बार आम आदमी पार्टी अपने 20 सीटों को और ज्यादा में बढ़ोतरी करके, और जैसा कि कुछ सर्वे आए हैं, वहां सरकार बनाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, अभी आंकड़ों में आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ क्या बीजेपी के से अलग होने के बाद जो किसान आंदोलन का भी जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि, और खासकर एक एपिसेंटर कहें तो किसान आंदोलन का वो पंजाब है, तो किसान आंदोलन का पंजाब में बीजेपी पर क्या असर पड़ रहा है, शिरोमणि अकाली दल पर क्या असर पड़ रहा है, ये समझना। और एक बात और कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का जाना, चरणजीत सिंह चन्नी जो वहां एक दलित सिख हैं, उनका आना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा, ये सारी चीजें जानेंगे। 2017 की दलीय स्थिति आपको बता रहा हूं कि पंजाब में 77 सीटें कांग्रेस के पास और 15 सीटें शिरोमणि अकाली दल, 3 सीटें बीजेपी, 20 सीटें
आम आदमी पार्टी, जबकि 2 सीटें लोक इंसाफ पार्टी। इस प्रकार 117 सीटें। आज से महीना भर पहले की दलीय स्थिति क्या है वो आपको बता दूं। जो महीना भर पहले की दलीय स्थिति सामने है, और एक बार स्क्रीन पर लाइए। हाँ, कांग्रेस के पास 77 से 80 सीटें हो चुकी हैं। आम आदमी के पास 20 से घटकर 16 सीटें हो चुकी हैं। शिरोमणि अकाली दल के पास 15 से घटकर के 14 सीटें हो चुकी हैं। बीजेपी के पास 3 से घटकर 2 सीटें हो चुकी हैं और खाली सीटें बची हैं 3, जबकि लोक इंसाफ पार्टी की 2 सीटें थी, वो 2 सीटें अभी भी हैं। कुल 117 सीटें ये आप देख रहे हैं। लेकिन अब अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए और जो हमारे आंकड़े हैं वो क्या कुछ कहते हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश, दिखाने की कोशिश करेंगे। और अब सीधे आना चाहूँगा, स्क्रीन पर लाइए उन आंकड़ों को, वो दिखाने की कोशिश हम करें कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। अब आप सीधे हमारे बाएं साइड में स्क्रीन पर आप देखेंगे, ये जो है ये पंजाब है, 117 सीटें। कांग्रेस को कितनी सीटें आती हैं? शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन इस बार बीएसपी के साथ है। बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल कितनी सीटें लेकर के आती है ये देखना होगा। आम आदमी पार्टी क्या 20 सीटों से ऊपर जाएगी? क्या आम आदमी पार्टी, जैसा कह रहे हैं लोग कि ये अपनी सरकार बना सकती है, क्या बनाने वाली है? और चरणजीत सिंह चन्नी के बाद और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद क्या परिस्थितियां बदल गई हैं कांग्रेस की, ये भी समझेंगे। आइए फटाफट लेकर आइए आज की स्थिति जो है वो स्क्रीन पर ये देखिए। कांग्रेस मजबूती के साथ 73 से 75 सीटें। अगर आप हमारे पिछले 2 ओपिनियन पोल देखेंगे तो कांग्रेस किसी प्रकार सरकार बनाती हुई दिख रही थी, लेकिन यहां चरणजीत सिंह चन्नी के आने के बाद कांग्रेस और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, ये चर्चा हम करेंगे अपने साथियों के साथ में जो हमारे पैनलिस्ट हैं। लेकिन उसके साथ शिरोमणि अकाली दल, पिछली बार भी 15 सीटें थी, इस बार भी 17 से 19 सीटें। क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़ने और बसपा से गठबंधन जोड़ने का यह फायदा मिल रहा है? दूसरी बात, आम आदमी पार्टी को क्या 2 के बीच लड़ाई का फायदा मिल रहा है, यानी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच जो अभी लड़ाई चल रही है, और साथ में कांग्रेस के अंदर भी जो उथल पुथल मची हुई है, इसका फायदा कि 20 से ज्यादा सीटें अकाली दल, आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है, ये सब समझने की कोशिश। और साथ में आदर्श के साथ खाते में 103 सीटें। अब सीधे अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको स्क्रीन पर लेकर आइए और इन लोगों से चर्चा करें। हमारे चारों साथी, जयशंकर गुप्ता भी जा चुके हैं, लेकिन 3 साथी हमारे साथ हैं और सब जुड़े हुए थे, इससे पहले के जो पार्ट में भी जुड़े हुए थे, लेकिन अचानक इंटरनेट कनेक्टिविटी का चला जाना थोड़ा सा मुश्किल दे जाता है और ऐसा बहुत रेयर होता है। सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास आऊंगा, फिर अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। प्रशांत टंडन जी, पंजाब के इन आंकड़ों को देख करके क्या कहेंगे, जबकि वहां 3-4 फैक्टर काम कर रहा है? अगर कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस के फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर, कांग्रेस ने अपने सीएम को बदल डाला। एक दिन सुबह शाम को बैठक बुलाई गई और सुबह सुबह इस्तीफा सामने आ गया कैप्टन अमरिंदर सिंह का। उसके बाद कांग्रेस एक दलित नेता को, दलित मुख्यमंत्री दलित सिंह को सामने लाती है और परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। उसका असर दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक नहीं 13 ट्वीट, आपको याद होगा 13 ट्वीट करने पड़े थे और दलितों और वंचितों की लड़ाई और उनकी सहभागिता और उनके बारे में बात करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन उसका असर यहां दिखाई दे रहा है। साथ में किसान आंदोलन है और साथ में बीएसपी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी यहां देखिए शून्य है। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, आपका हर महीने सर्वे आ रहा है और इसके पिछले 3 सर्वे में भी मैं रहा, और एक जो ट्रेंड मैं देख रहा था वो ट्रेंड ये था कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी से अलग होने के बाद इम्प्रूव करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आज इसको, और ये लगभग स्थिति ऐसी थी, थोड़ा जो शिरोमणि अकाली दल की स्थिति कमजोर हुई है चन्नी के आने के बाद। तो जिसको कहा जा रहा था कि एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि अगर कैप्टन और सिद्धू में झगड़े नहीं हुए होते और ये पंजाब में उठापटक नहीं होती, जिसमें कि मीडिया में और सोशल मीडिया में बहुत कुछ कहा गया, लिखा गया, लेकिन कांग्रेस के लिए ये वरदान साबित हो रहा है
एक बात, दूसरे कि पंजाब की पॉलिटिक्स में डेरा फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। पिछले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डेरा के साथ समझौता किया था और वो उनको काफी वोट मिला था। जो डेरा पॉलिटिक्स है वो दलित सिखों की ही है। चन्नी के आने के बाद अब उसमें कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता है और ये एक फायदा उनको मिल रहा है। दूसरा देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोगों को देखना होगा कि किसान आंदोलन, ये पंजाब का चुनाव किसान आंदोलन के प्रभाव में होगा और पंजाब का मिडिल क्लास भी किसान ही है। किसान परिवारों से आकर किसान का मिडिल क्लास बना है। उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति नहीं है कि जहाँ पे यहाँ का मिडिल क्लास जो है वो किसानों को गाली दे रहा है। पंजाब में आपको नहीं मिलेगा। हम लोग सिंघू बॉर्डर जाते रहे और देखते रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए कि आरएसएस और बीजेपी का नैरेटिव क्या है। पंजाब में आरएसएस एंटी सिख पॉलिटिक्स करती है। वहां हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलता है उत्तर प्रदेश की तरह या और जगह की तरह। ये बात पहले भी कह चुका हूं आपके यहाँ। अब जब आप बीजेपी का नैरेटिव देखिए, जैसे किसान आंदोलन हो रहा है, अभी घटना हो गई कल जो शव मिला वहां पे एक दलित का। अब उसमें जो नैरेटिव चल रहा है उस नैरेटिव को आप देखिए, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, चाहे वो कल की घटना हो, या इसके पहले सिंघू बॉर्डर टीकरी बॉर्डर पे किस तरीके से मीडिया जाता रहा और किस तरह से बीजेपी के लोगों के बयान आते रहे। तो किसान आंदोलन की आड़ में लगातार सिखों के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे वो बीजेपी समर्थित सोशल मीडिया हो, चाहे वो बीजेपी समर्थित मीडिया हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो। वो मवाली कहते हैं सिखों को, वो तमाम इस तरीके की बातें आती हैं। तो इसका असर अगर शिरोमणि अकाली दल की पार्टनरशिप बीजेपी के साथ रहती तो वो तो खत्म हो चुके होते हैं। वो तो बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप छोड़ दी है। तो बीजेपी का आप 3 सीटें हैं, आप 0 दिखा रहे हैं। मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि खबरें हम लोग देख रहे हैं कि वो बीजेपी के नेताओं को तो गांव में भी जाने को नहीं मिल रहा है। तो आम आदमी पार्टी को लेकर देखिए, पिछली बार जब पंजाब के इलेक्शन हो रहे थे तो बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिसिस आप लोगों के तरीके के सर्वे में देख रहा था और ये बातें हो रही थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता के बहुत करीब होगी। लेकिन जब मैं 7-8 दिन पंजाब में घूमा, खासकर मालवा और दोआबा के रीजन में, तो मुझे लगा कि ये तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। और आज जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि 22 से 24 सीट, लगभग इतनी सीट उनको पिछली बार भी आई। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने एक संकट है कि इनके पास कोई नेता नहीं है। तो जब तक वो नेता नहीं होगा वहां पे कोई, आम आदमी अरविंद केजरीवाल का पोस्टर लगा के आप वहां पे नहीं कर सकते हैं, सीटें ला सकते हैं। जब तक वो नेता नहीं होगा वहां पे पंजाब में, तब तक वो बातें नहीं आएंगी। जितनी सीटें दिख रही हैं, क्या पता ये इसमें सीटें और कम हो जाए। राजीव जी, है कि ये सीटें आम आदमी पार्टी की जो देख रहे हैं आप, और साथ साथ ये भी कहूं कि न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि शिरोमणि अकाली दल, इनकी सीटें भी कम हो सकती हैं। और कांग्रेस में अब धीरे धीरे, जैसे कि सिद्धू ने बिल्कुल जो शरणागत अवस्था उनकी दिखाई दे रही है कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हमारे नेता प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, और मैं जो हाँ पार्टी के हिसाब से काम करूंगा, और उनका तेवर जिस प्रकार डाउन दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि चरणजीत सिंह चन्नी लगातार वो फैसले जो आम आदमी पार्टी लुभावने वादे कर करके वहां चुनाव लड़ने और जीतने की फिराक में है, कोशिश में है, वो तमाम वादे ही नहीं बल्कि वो सब कुछ करके
दिखा रहे हैं। रातों रात चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो डिसीजन ले रहे हैं। और जब हमारी टीम बात कर रही थी वहां के लोगों से, तो ये लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी के ऐसे जो डिसीजंस हैं, अचानक आनन फानन में नहीं बल्कि आए और ये तमाम चीजें जो करनी चाहिए थी वो कर रहे हैं। और एक नेता उन लोगों को, वहां की जनता को, भले 3 महीने के लिए, लेकिन लग रहा है कि हमारे बीच का कोई मुख्यमंत्री सामने आया है और इसका बेनिफिट दिखाई दे रहा है। 73 से 75 सीटें। एक बार सीधे आना चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं और आपका कोई कमेंट नहीं लिया हूं। हालांकि उत्तर प्रदेश में आपकी बहुत सारी बातें, आप तमाम लोगों की बहुत सारी बातें करनी हैं, लेकिन अमलेंदु जी क्या कहेंगे इन आंकड़ों पर, खासकर जो हम पंजाब की बात कर रहे हैं? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वहां कांग्रेस का ग्राफ और बढ़ता जाएगा, मुझको ऐसा लगता है। और अभी का जो हम लोगों का आंकड़ा है वो बिल्कुल ठीक है। और चन्नी के बनने के बाद जो है परिस्थितियां एकदम से बदली हैं और पंजाब में भी इसका असर है और इसका असर उत्तराखंड पे भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पे तो हालांकि नहीं मुझे लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा इतना ज्यादा, लेकिन उत्तराखंड पे भी इसका असर पड़ेगा और पंजाब पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा, चन्नी जिस तरीके से वहां फैसले ले रहे हो, जिस तरीके से उनकी जो एक्शन मोड है उनका, और जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, तो लोगों को लगने लगा है कि शायद उनके बीच का कोई आदमी जो है वो मुख्यमंत्री बना है। अब मैं देख रहा था एक उनका इंटरव्यू किसी यूट्यूब चैनल पे ही था, तो उनसे केजरीवाल के बारे में पूछा गया कि वो जो है वो कुछ वादे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि वो ये बताओ कि आपकी जेब में 5,000 रुपए हैं? तो एंकर ने कहा कि हाँ है। उनका है ना 5,000 की? हाँ है। तो यार उस केजरीवाल को दे दो, कोई कपड़े तो ढंग के पहन ले। तो यानी कि बोले कि भाई 2.5 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है और कपड़े यार ऐसे पहनता है। तो ये मतलब जो आम आदमी की जो सोच है, जो साधारण आदमी की सोच है, उसको जो है वो चन्नी जो है वो वहां प्रकट कर रहे हैं। और ये बात सही है कि भाई आपकी नोट लाख रुपए तनख्वाह है, जब के इंजीनियर है, आपकी पत्नी भी रह चुकी है, तो ये नौटंकी तो नहीं चलेगी कि आप हवाई चप्पल पहन के घूम रहे हैं। तो ये अब मोदी जी का तो चल गया कि चाय बेचते हैं, और केजरीवाल का भी बहुत समय चल गया कि अब आम आदमी है, आम आदमी है। लेकिन राज्यसभा जो है वो गुप्ता जी जाएंगे, जिनके कई सारे स्कूल हैं, कई 100 करोड़ के मालिक बताए जाते हैं। तो ये फर्जीवाड़े जो हैं आम आदमी के नाम पे, ये जो है वो धीरे धीरे पड़ते जो खुलने लगी। दूसरा, आम आदमी पार्टी की कमजोरी और क्या है कि नेता वहां केजरीवाल हैं, दूसरा बन नहीं सकता। मनीष सिसोदिया को लगने लगा था कि शायद वो थोड़ा बन रहे हैं, तो उनके भी पद कतर दिए गए। आशुतोष जो थे वो आशुतोष गुप्ता हुए, तो उनको भी पद कतर के बाहर कर दिया गया। भगवंत मान जो थे वहां कुछ थोड़ा बढ़ रहे थे, तो उनके भी पद जो थे थोड़े कतरे गए। अब दिक्कत ये है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री तो दिल्ली के हैं, तो पंजाब में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, या गोवा में कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा? तो बहरहाल वो दिल्ली से तो बड़े राज्य हैं सब, पूर्ण राज्य हैं, तो वहां अगर धोखे से भी मुख्यमंत्री कोई बन गया आम आदमी पार्टी का, तो केजरीवाल कहां जाएंगे? तो इसलिए केजरीवाल भी नहीं चाहते कि उनकी सरकार का बने। वो जो जिस काम के लिए जाते हैं वो अपना काम करते हैं। वो जो भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है, उसको पूरा करने के लिए सब जगह जाते हैं, और वो उसके लिए प्रयासरत है और ईमानदारी से उसके लिए प्रयास करते हैं। जितनी ईमानदारी से मोदी जी करते हैं, उससे ज्यादा ईमानदारी से प्रयास जो है वो अरविंद केजरीवाल करते हैं। और जो भी उनकी सब फंक्शन है वो सब वो वहां किसी भी तरीके से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की उनकी होती है। तो वह उनकी अपनी रणनीति है, राजनीति है, तो उनको तय करना है उनकी राजनीति क्या है, और हम लोग उस पर क्या कह सकते हैं कि किसकी क्या राजनीति, क्या राजनीति नहीं है। इस तरीके से उत्तराखंड में जिस तरीके से उन्होंने वो अपना जारी घोषित किया है, एक जो पूर्व जो वो हैं फौजी जो है उनको घोषित किया है कि वो ईमानदार हैं और मुख्यमंत्री पद की दावेदार। तो पूर्व सैनिकों में से एक बड़ी जबरदस्त नाराजगी जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के है। जिस तरीके से पूर्व सैनिकों के ऊपर लाठियां पुलिस ने चलाई भारतीय जनता पार्टी के शासन में, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के, तो नाराजगी जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में वो जब भाजपा से नाराज होंगे तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। तो वो कांग्रेस की तरफ ना जाने पाए, तो वहां भी जो है वो केजरीवाल जी पहुंच गए हैं कि इसको किस तरीके से रोका जाए, भाजपा का ज्यादा नुकसान ना होने पाए। लेकिन होगा, अब केजरीवाल जी क्या कर सकते हैं, मतलब यही तो कर सकते हैं कि उसे रोकें। लेकिन अगर लोगों के मन में आ गया और ये समझ में आ गया सबको कि केजरीवाल जी इसी काम के लिए आए हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी केजरीवाल जी के लिए। बहरहाल वो अपना काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से केजरीवाल कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए।
सूचना ही है कि गोवा में जो उनकी पार्टी है वो टूट के कगार पर पहुंच गई है केजरीवाल जी की, और बहुत बड़ा चंक जो है वो कांग्रेस के अंदर जा सकता है वहां आम आदमी पार्टी का। तो ये अब जो जैसे योगी जी अपने पोस्टर लगवाते हैं दिल्ली में कि 4.5 लाख लोगों को हमने दे दिया रोजगार, तो ऐसी केजरीवाल जी के विज्ञापन भी जो है वो दिल्ली में जो है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बिजली 24 घंटे आ रही है, वो केरल में भी लगते हैं। तो ये सब जो पॉलिटिक्स है, तो अभी सब अपनी अपनी सबकी पॉलिटिक्स है कुल मिला करके। बहरहाल मुझको लगता है कि शिरोमणि अकाली दल को जो है वहां और शायद नुकसान, और उसका कारण है कि वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समझौता करवाया है वहां, कहा जाए इसको एक तरीके से बीएसपी का और शिरोमणि अकाली दल का, तो वो चन्नी के आने के बाद वो उसका असर जो है वो एकदम से समाप्त हो गया है। और उधर कांग्रेस ने जो चुनौती दे दी बहन जी को कि भाई आप भी अपना दलित मुख्यमंत्री का चेहरा पेश कर दीजिए, तो दलित मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे रोकूंगा, और बहुत सारी बातें अभी करनी है, और खासकर पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये दो महत्वपूर्ण राज्य हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार, और हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर अभी कांग्रेस की सरकार जो है रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। जिस पंजाब के बारे में लगातार बातें हो रही थी और आनन फानन में वहां आपने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, उसके बाद एक दलित मुख्यमंत्री का आना, और उसके साथ साथ पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम यानी वर्सेस सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, उसके बाद फिर चरणजीत सिंह चन्नी बनाम नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन अब सिद्धू जो हैं वो भी शरणागत दिखाई दे रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो भरपूर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और कांग्रेस मजबूत होती हुई यहां दिखाई दे रही है। एक बार फिर से चलेंगे गणेश पाठक जी आपके पास, पंजाब को लेकर के आपके पास भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। ये जो ओपिनियन पोल है, इस आधार पर आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी की बहुत सारी बातें कर रहे थे हमारे साथी अमरेंदु उपाध्याय जी, लेकिन कहा यह जा रहा है, बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन पोल ऐसे भी आ रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी को 100 सीटें आ रही हैं और सरकार उनकी बन रही है। क्या कहेंगे ओवरऑल? मैं पूरे पहले पंजाब से पहले आपको एक बार फिर उत्तराखंड की ओर लाता हूं, क्योंकि यहाँ अब शरद ऋतु शुरू हो गई है और ठंड भी थोड़ी गुलाबी ठंड भी सी है। पहाड़ में और मैदानों में भी थोड़ा सा ठंड का असर दिखने लगा है। पहले आपको आपके बारे में बताऊंगा कि आपका उत्तराखंड में जो आप उसमें एनालिसिस में दिखा रहे थे कि वो 2 से 4 सीट ला सकती है, तो मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है वो एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी से जो निकाले हुए लोग थे, जो वहां कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी, वो लोग उससे जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ है कि जो अपने बहुत ज्यादा वोट ला सकता है। हाँ, ये तब परिस्थिति आ सकती है, जो सर्वे आपका तब बहुत ठीक सटीक बैठ सकता है कि जब कांग्रेस और बीजेपी अपने दावेदारों की घोषणा करे और कुछ दावेदार आ जाए, उस समय की स्थिति मानी जा सकती है। मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि 70 की 70 जो विधानसभा सीट है, इनमें कहीं पे भी आप अपना खाता खोल सकती हो। ये जो एक मतलब जो आपका राजनीतिक परिदृश्य यहाँ उत्तराखंड है, उसमें मुझे आप कहीं भी नहीं दिखती है कि वो बहुत सटीक है। जो उन्होंने यहाँ फ्री बिजली का 1 लाख लोगों को 6 महीने में रोजगार का दिया, या जो भी उन्होंने 5 साल जो कार्यक्रम अपना दिया, उसकी यहाँ विपरीत प्रतिक्रिया शुरू हुई है। क्योंकि यहाँ का आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का व्यक्ति वो स्वाभिमानी है, वो स्वाभिमान के साथ ही वो जो फ्री का जो एक चलन चला हुआ है, जो आपने हमने पूछा भी था उनसे कि जो आप देख रहे हैं इसकी भरपाई आप कहां से करेंगे, तो उसका वो सटीक जवाब भी नहीं दे पाए, वो मीडिया को नहीं दे पाए थे। तो मुझे लगता है कि ये आपका उत्तराखंड ज्यादा अभी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, बाद में जब टिकट बंटवारे होंगे तो उसके बाद की तस्वीर में नहीं दे सकता हूँ। और पंजाब का इलाका है, चूंकि उत्तराखंड में के जो पूर्व सीएम है वो पंजाबी है, और हरीश रावत जी का जो एक पूरा राजनीतिक अनुभव है, और वो राजनीतिक अनुभव तरीके से वो पंजाब में उन्होंने चन्नी को लेके किया है, और मैं उत्तराखंड में भी एक ऐसी जाति में मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं। उसके दो तीन आशय निकाले जाए, उसके 2-3 निहितार्थ मिल सकते हैं, क्योंकि अभी खुद हरीश रावत जी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और जो दलित यहाँ का वोट बैंक है वो करीब 17%
17% यहाँ पे दलित का वोट बैंक है। एक मतलब थोड़ा आगे पीछे जा सकता है, इसके कोई मतलब सरकारी रिकॉर्ड तो ऐसे है नहीं कि जहां पर हम उसको कह सकते हैं, लेकिन उस 17% को जो उसमें से 6-7% बीजेपी के खाते में चला गया था पिछले इलेक्शनों में, और 1-2% बसपा के पास चला गया है, ये जो उन्होंने दलित कार्ड यहाँ पर उत्तराखंड में चला है, वो हो सकता है कि इस इलेक्शन में पूरा का पूरा इसको स्विंग कर जाए, कांग्रेस के पक्ष में जाए, और जो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार की, वो एंटी इनकम्बेंसी का भरपूर लाभ मिल सकता है। हाँ राजीव जी। जी, मिल सकता है बिल्कुल। एक बार आना चाहूंगा अब जयशंकर जी आपके पास, पंजाब को लेकर के आप जो आंकड़े देख रहे हैं और पंजाब की जो परिस्थितियां आप अभी उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? पंजाब में तो देखिए कांग्रेस का जो संकट था वो लगभग दूर हो चुका है। तो जिस ढंग से चरणजीत सिंह चन्नी वहां परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब परफॉर्मर के रूप में उनकी भूमिका को देखा जा रहा है, लोग उसको मान रहे हैं कि आते ही आनंद फानंद में वो जिस ढंग से 2-3 काम जैसे किए, और उसके अलावे जैसे कहा ना अमरेंदु ने कि वो आम आदमी के रूप में अपने को बिहेव कर रहे हैं, आम आदमी के बीच में बैठ जाना, उनके साथ घुलना मिलना और दिखाना कि देखो तुम्हारे बीच का आदमी भी मुख्यमंत्री आज बन के दिखाई दे रहा है। तो इस सब का असर पड़ रहा है। और दलित कार्ड तो है ही है, दलित वहां 32-33% है, पहली बार पंजाब में एक मुख्यमंत्री दलित हुआ है। अभी जो ये दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे जो हुआ है हत्याकांड, जिस तरह से ये बेअदबी का मामला, तो बेअदबी का मामला वहां पंजाब में बहुत मशहूर रहा है। इसलिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी या अकाली दल वाले लोग भी खुल करके कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। पहले उन्होंने जरूर इस सवाल को उठाना शुरू कर दिया कि एक दलित की हत्या कर दी गई, किसान आंदोलन में दलित की हत्या कर दी गई। बाद में पता लगा कि नहीं, जो निहंग सिख है जिसने हत्या की वो खुद भी दलित ही है। तो अब वो एक मामला है जो बेअदबी का सवाल है वहां पर, उसको लेकर के ही पिछली बार अकाली दल की थू हुई थी, अकाली दल की बहुत भद पीटी थी, और उसके साथ बीजेपी को भी लुटिया डूब गई थी। तो वो कारण भी जो है इनके पक्ष में बहुत नहीं जा रहे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा आम आदमी पार्टी कुछ वहां गेन कर सकती है, जितना भी करे, कितना करेगा नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन उसको थोड़ा सा कुछ फायदा जरूर मिलेगा। ये पिछली बार भी उसको काफी था, और मुख्य विपक्षी दल वही होके आ गई थी आम आदमी पार्टी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई अपना चेहरा नहीं है वहां पर, जो किसी को कभी, जैसे मान लीजिए भगवंत सिंह मान के सामने रहते हुए लोगों ने, वहां के पत्रकारों ने पूछा अरविंद केजरीवाल से कि साहब आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि भगवंत मान मेरा छोटा भाई है, और ये है वो है, और ये सब बाद में बताएंगे, जब मौका आएगा तब बताएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर ऐसा होगा कि साहब दिल्ली बहुत छोटा राज्य है, उसकी सीमाएं बहुत हैं, और केंद्र से शासित है, केंद्र के भरोसे रहना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं अगर मौका मिल जाए तो हम ही आजमा ले वहां जा करके। तो लेकिन पंजाब के लोग कभी इसको कबूल करने वाले नहीं हैं, तो इसमें जाकर के पिछली बार भी पिटे थे, इस बार भी वो पिट सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा जो अभी जो ये हमारा डीवी लाइव का है, ये ओपिनियन पोल का है, मुझे लगता है सही साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत कम अधिक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार दोबारा बन सकती है। मतलब पंजाब में एक बार इसके पहले रिकॉर्ड टूटा था जब अकाली दोबारा सत्ता में आए थे, और इस बार फिर लग रहा है कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आकर के पंजाब में बार बार सरकार बदलने का जो ये था उसको ये रोक सकती है। और किसानों की जो अभी भी जो ये नाराजगी है वो अकालियों के खिलाफ भी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कम नहीं हुई है। और वो नाराजगी जिस ढंग से मैंने कहा ना कि न सिर्फ पंजाब में बल्कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी उतना ही प्रभावी होने वाली है। जी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी उतनी ही प्रभावी होने वाली है, कह रहे हैं जयशंकर गुप्ता जी। और अब पंजाब की हम चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन अब बढ़ेंगे सीधे आखिरी प्रदेश, 5 राज्यों के चुनाव में। सबसे बड़ा प्रदेश सिर्फ 5 राज्यों में ही नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ा सूबा है। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, और इसके साथ 80 लोकसभा सीट्स भी हैं। कहा जाता है कि जो लोकसभा में 80 में से मैक्सिमम सीटें जीत जाती है जो पार्टी, वो केंद्र में उसकी सरकार बनती है। और अभी तक हम देख रहे हैं कि 2 बार से बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे फिर विधानसभा का चुनाव हो। और इस वक्त जब सामने सिर पर अगले 3-4 महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा की चुनाव है, और वहां पार्टियां देखिए दोस्तों, अभी तक भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा, और इन तीनों के बाद चौथे नंबर की पार्टी मानी जाती रही कांग्रेस।
अब अचानक लखीमपुर खीरी के बाद कांग्रेस एक उभर करके बड़ी पार्टी के रूप में दिखाई दे रही है लोगों के सामने। लेकिन हमारे आंकड़े क्या कहते हैं, कांग्रेस कितनी सीटें लाएगी, क्या कांग्रेस इतनी सीटें ले आ पाएगी कि सरकार बनाने में, गठबंधन करने में या किसी भी रूप से विधानसभा तक पहुंचने में कांग्रेस पार्टी सक्षम हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर नजरें रहेंगी। लेकिन उससे पहले 2017 की दलीय स्थिति क्या थी वो आपको दिखाते हैं कि 2017 में किन पार्टियों को कितनी सीटें आई थी। ये देखिए यूपी विधानसभा दलगत स्थिति, जो दलीय स्थिति 2017 की, उस आधार पर उस समय आपको याद होगा यूपी के लड़के यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने मिलकर के चुनाव, यानी दोनों की पार्टियां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी। समाजवादी पार्टी जहां 47 सीटों पर सिमट गई थी तो कांग्रेस मात्र 7 सीट, दहाई पर भी कांग्रेस नहीं पहुंच पाई थी, मात्र 7 सीटें कांग्रेस लेकर के आई थी। तो इस प्रकार कांग्रेस और कहें तो समाजवादी पार्टी दोनों का सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन वहीं बीजेपी 312 सीटें, अकाली दल माफ करें अपना दल 9 सीटें और सुभासपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये जो है ये 4 सीटें, सुभासपा की 4 सीटें, अपना दल की 9 सीटें और भाजपा की 312 सीटें। जबरदस्त एक 325 सीटों का एक बहुत बड़ा मुबारक बंच मिला था, ब्रंच नहीं बंच मिला था। और जिसके बाद मुख्यमंत्री जो अभी देख रहे हैं चेहरा, ये अचानक अवतरित हुए थे योगी आदित्यनाथ। बसपा सिमट गई थी मात्र 19 सीटों पर, अदर्स के खाते में 5 सीटें और अदर्स में जो है निषाद पार्टी के खाते में 1 सीट, निर्दलीय के खाते में 3 सीट, रालोद के खाते में 1 सीट। और ये तमाम आपको बता रहे हैं हम कि कहां क्या कितनी सीटें आई थी। लेकिन अब आज की परिस्थितियां जो है उसमें विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा की दलीय स्थिति क्या है वो आपको बताते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में से दलीय स्थिति आज की 312 सीटें उस समय थी 2017 में, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के पास 305 सीटें बची हुई हैं। अपना दल 9 सीटें अपनी सुरक्षित रखे हुए है। समाजवादी पार्टी की 1 सीट खिसक गई है और 47 में से 46 सीटें। बसपा, आप देखिए बसपा जहां 19 सीटें थी अब मात्र 7 सीटें। कांग्रेस 7 सीटें थी 5 सीटें, सुभासपा 4, अन्य 3, निर्दलीय 17। ये जो बसपा और इधर उधर वाले निर्दलीय चले गए, खाली सीटें बची 7। तो ये 403 आज की ये दलीय स्थिति है वहां की विधानसभा की। बीजेपी 312 से खिसक करके 305 पर, बसपा 19 से खिसक करके 7 पर और समाजवादी पार्टी 46 से खिसक करके माफ करें 47 से खिसक कर 46 पर, कांग्रेस भी 7 से गिर करके 5 पर। लेकिन अब अगला चुनाव जो सामने है उस चुनाव में क्या होगा ये दिखाने से पहले आपको ये हम दिखाना चाहेंगे कि 4 पार्ट में अगर हम उत्तर प्रदेश को बांटते हैं तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भाग जो है यूपी का यानी अवध प्रदेश और बुंदेलखंड। हालांकि कई लोग 5 पार्ट में बांटते हैं लेकिन हम 4 पार्ट में बांटे हुए हैं और इन 4 पार्टों में बांटने के बाद जो रोहेलखंड है उसको मिक्स करते हुए जो पार्ट है ये 4, कहां किसको कितनी सीटें आएंगी। बीजेपी अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको बताऊं 167 सीटें हैं, 167 सीट, सबसे ज्यादा सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल, जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं। लेकिन क्या पूर्वांचल में बीजेपी गेन करेगी, ये बड़ा सवाल। हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है ये हम देखेंगे। अभी तक 4 राज्यों के ओपिनियन पोल आपके सामने और चारों राज्यों में आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार, एक तो पंजाब में कांग्रेस रिपीट हो रही है, बाकी 3 राज्यों से बीजेपी की सरकार जा रही है, यानी 4 राज्यों में यहां कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्या कांग्रेस आएगी या बीजेपी फिर से आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी या आम आदमी पार्टी, सुभासपा और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी कमाल दिखाएगी, ये समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि लाइए स्क्रीन पे पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। ये देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश
167 सीटें, 167 में से 68 से 70 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं भाजपा को, जबकि समाजवादी पार्टी 80 से 82 सीटें, बसपा 5 से 60 और कांग्रेस यहां पर आप देखिए कांग्रेस 8 से 10 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 है और अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें। ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं 68 से 70, 80 से 82, 5 से 7, 8 से 10 और 1 से 3, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? ये आंकड़े साफ बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं कि यहां समाजवादी पार्टी लीड ले रही है। पूर्वांचल में जो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का गढ़ है, वहां समाजवादी पार्टी के लिए भी ये गढ़ रहा है पहले, लेकिन अब जो भी सरकार, आप ये जरूर ध्यान रखिए कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है जहां से उत्तर प्रदेश में सरकार बनती और गिरती है। लेकिन यहां क्या करें, अभी अगर देखें तो लगभग बराबरी का मामला दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। अब बढ़े आगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़े ला पाए तो उसको भी ले आइए। इन आंकड़ों के बाद फिर सीधे चलेंगे। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जबरदस्त, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं दोस्तों, आपको बता दूं 136 सीटें, इधर 167 और इधर 136। 136 सीटों में बीजेपी को जबरदस्त लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। 42 से 44 सीटें 136 में से, जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त गेन हुआ था पिछले 2017 के चुनाव में, यहां पर 42 से 44 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी 75 से 77 सीटें, बसपा 6 से 8 सीटें, कांग्रेस भी 6 से 8 सीटें। आप देखिए पूर्वांचल में कांग्रेस 8 से 10 सीटें बसपा से ऊपर निकलती हुई, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी माफ करें बहुजन समाज पार्टी दोनों बराबरी पर, यानी कि कांग्रेस और बसपा के बीच में ये होड़ लगी हुई है कि कौन आगे निकलता है। लेकिन इन दो क्षेत्रों के अगर आंकड़े देखें तो उसमें कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि यहां पर कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है इन दो क्षेत्रों में। सीधे आना चाहूंगा जयशंकर गुप्त जी आपके पास। ये दो आंकड़े जो हैं, जयशंकर जी को स्क्रीन पर लाइए, और ये जो दो आंकड़े हैं दो अलग अलग राज्यों के आप लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे जयशंकर जी? नहीं, उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, ये पहले से ही समाजवादियों का परंपरागत जनाधार वाला इलाका रहा है। और चूंकि 2017 का चुनाव एक किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हुआ था, उसके बावजूद आजमगढ़ जिला जो है, आजमगढ़ में हमको लगता है बीजेपी को शायद ही 1 या 2 सीटें मिली थी, अब वो भी उसके पास नहीं रह गई। और अभी जो जिला पंचायतों का जो चुनाव हुआ था, उसमें भी आप देखिएगा कि आजमगढ़ की जिला पंचायत का अध्यक्ष और बलिया की जिला पंचायत का अध्यक्ष दोनों समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही जीते थे, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट से लेकर के बाहुबल, धनबल सब कुछ प्रयोग किया था योगी जी की सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों किले उनके अपने बचे रह गए थे। इसी तरह से अब जब विधानसभा का जब चुनाव है, अभी देखिए 2-3 चीजें हुई हैं। खास तौर से लखीमपुर कांड जो हुआ है, उसके बाद प्रियंका गांधी की रैलियां हुई हैं। प्रियंका गांधी एक तो जो जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई लखनऊ में, उसके बाद सीतापुर में उनको गिरफ्तार किया गया, रखा गया वहां पे, उन्होंने वहां पे जो झाड़ू वाड़ू लगाया उसका एक मैसेज दिया। फिर उसके बाद राहुल गांधी और दोनों मिलकर के लखीमपुर गए। उसके बाद बनारस जैसे शहर में, जहां पे कभी किसी जमाने में कमलापति जी के, त्रिपाठी जी के जमाने में कांग्रेस का बहुत ठोस जनाधार था वहां कभी, लेकिन वहां जब नरेंद्र मोदी पहुंच गए और चुनाव जीते, लगातार 2-2 बार चुनाव जीते, विधानसभा के चुनाव में भी भाजपा को काफी सीटें वहां से मिली थी। उस बनारस शहर में प्रियंका गांधी कितनी जबरदस्त रैली हुई, मतलब कोई कहता है 50,000, कोई कहता है 60,000, लाख भी कोई कहता है कितना रहा होगा, लेकिन बड़ी भीड़ थी। कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए बनारस की रैली प्रियंका गांधी की काफी बड़ी रही, शानदार रैली कह सकते हैं उसको। तो उससे एक जो उनका पुराना जो जनाधार रहा है, वो उनके साथ वापस जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को लग रहा है शायद इसीलिए हमारे ओपिनियन पोल में भी उसको कुछ सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कमलापति त्रिपाठी जी के जो प्रपौत्र हैं ललतेज त्रिपाठी, अभी पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और अभी किस पार्टी में जाएंगे ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, अभी तक साफ नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा की तरफ जा सकते हैं, क्या करेंगे
ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने वहां कुछ न कुछ तो गेन किया है। इसी तरह से देखिए आप, बहुजन समाज पार्टी की जो ये बौद्धिक सम्मेलन के नाम पे ब्राह्मण सम्मेलन जो हो रहा है, ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है बहन जी। और लखनऊ में उनकी रैली बहुत शानदार हुई, बहुत बड़ी रैली बता रहे हैं लोग कि हाल के दिनों की काफी बड़ी रैली मानी जाती है, वो रैली हुई है। या अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्राएं हो रही है, उसमें जो हर जगह 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 पे जो हजारों की भीड़ जमा हो रही है, इससे उत्तर प्रदेश का पूरा पॉलिटिकल सिनारियो बदला हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात है तो उसमें किसान आंदोलन जाहिर सी बात है निर्णायक भूमिका में है। कांग्रेस को जो सीटें दिख रही हैं वहां पे पता नहीं अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि जो उनके जो कद्दावर नेता है इमरान मसूद सहारनपुर में, उनके बारे में था कि वो शायद समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन उनके बारे में ऐसी चर्चाएं थी। इसी तरह से नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में थी। अब हो सकता है कि कांग्रेस का ग्राफ अगर थोड़ा बढ़ रहा हो, प्रियंका की रैलियों में लोग आ रहे हो, तो हो सकता है कि ये लोग भी मन बदल रहे हो। डिपेंड करता है कि कांग्रेस का जो नया वोट हो रहा है वो किधर से आ रहा है, समाजवादी पार्टी के खाते से जा रहा है या भाजपा के खाते से जा रहा है। अगर उसका परंपरागत जनाधार जो ब्राह्मण जनाधार रहा है, अगर वो खिसक करके कांग्रेस के साथ जाता है और मुसलमान और दलित भी उसके साथ जुड़ते हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अभी अब लगता ऐसा है नहीं। उत्तर प्रदेश में जो खासतौर से अल्पसंख्यक मतदाता है वो क्लियर कट अभी तक इसी हिसाब में सोच में है कि अगर कांग्रेस वहां भाजपा को चुनौती कोई दे सकता है या उसके नेता अखिलेश यादव दे सकते हैं, तो उसके साथ वो लामबंद हो रहा है। अगर भरोसा हो गया उसको, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि एक बड़ा चुंबक चाहिए, छोटे चुंबकों को आकर्षित करने के लिए मेरी थियरी रही है, शुरू से ही मैं इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस के पास उसका आधार परंपरागत ब्राह्मणों का अगर वापस आ जाता है और उसके साथ दलित और अल्पसंख्यक जुड़ते हैं, तो फिर तो बात बन सकती है। लेकिन अगर इसमें कोई अपना बड़ा चुंबक नहीं होगा तो छोटे चुंबक भी उसके पास नहीं आने वाले हैं। दलितों का सवाल है, दलितों में भी चंद्रशेखर रावण जो है, चंद्रशेखर उनकी पार्टी जो है वो किस ओर जाएगी, क्या उसकी भूमिका होगी, ये बड़ा तय करने में उसकी भी भूमिका होगी। उसी तरह छोटे छोटे दल हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, अभी भी डोलड्रम में फंसे हुए हैं। कभी कोई शर्त लेके भाजपा से फिर शुरू कर देते हैं बातचीत, कभी कहते हैं कि नहीं अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, कभी ओवैसी के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी पार्टियां, शिवपाल सिंह यादव है, जाहिर तौर पे कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल करना हमारी प्राथमिकता है। जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल है, वो चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बीच बीच में कांग्रेस के साथ भी बातचीत की बातें होती रहती हैं। तो अभी जब तक समीकरण खुल करके सामने ना आ जाए, मतलब एक सामान्य सी बात यह है कि जो ओवरव्यू अगर देखा जाए तो उसमें दिखाई देता है कि भाजपा की हालत बहुत खराब है। और जो आपने दिखाया है हमारे ओपिनियन पोल में, मुझे लगता है कि इससे थोड़ा और बदलाव होगा, इससे थोड़ा और ज्यादा ही होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो है ही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इनकी सीटें और कम होगी, क्योंकि जिस ढंग से वायदे किए थे पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास होगा, प्रधानमंत्री हमारे बनारस के हो गए, सांसद हो गए, गोरखपुर के हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो गए, इसके बाद तो एकदम विकास की धारा बह जानी चाहिए थी, विकास की गंगा बह जानी चाहिए थी, लेकिन गंगा तो वही प्रदूषित ही रह गई। कोरोना की महामारी में जो मुसीबतें लोगों ने झेली हैं, बेरोजगारी के आंकड़े जो तंग कर रहे हैं, आप सोचिए कि मतलब जो सच सामने आ जाता है। अभी बताया लोगों ने, जो विश्व का भूख का जो आंकड़ा है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, उसमें 2014 में हम 50-51 में नंबर पर थे, आज हम 101वें नंबर पर चले गए। हमसे मतलब पाकिस्तान भी हमसे ऊपर चला गया, बांग्लादेश तो था ही था। खैर, तो अभी हालत हो गई, हम भूखे नंगे लोगों का देश बन के रह गए हैं। तो उसमें उत्तर प्रदेश जो पहले से ही काफी पिछड़ा माना जाता रहा है, तो उसकी बदहाली तो है ही है। तो ये सारे इशूज जो है, महंगाई चरम पर है ही है, किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है, कोयले का संकट है, कटौती हो रही है, बिजली का दाम सबसे ज्यादा है वहां पर। ये सारे इशूज जो है एक एक करके भाजपा के खिलाफ एक माहौल तो बन रहा है। अब उस माहौल को ग्रैब करने के लिए मायावती जी अलग से लगी हुई हैं, अखिलेश यादव अलग से लगे हुए हैं, प्रियंका गांधी और कांग्रेस भी लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस के साथ एक ही दिक्कत होगी कि एक तो उनके पास कोई स्थानीय उस ढंग का नेतृत्व तो है नहीं,
या तो प्रियंका गांधी खुल करके आए मैदान में, कहें कि हाँ जी मैं आ गई हूं और मैं लड़ूंगी चुनाव, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अगर हम जीतते हैं तो सरकार मेरे नेतृत्व में बनेगी। अगर इस तरह का कोई आश्वासन दे करके, वो फोकस करके और वो मैदान में कूदती हैं और पूरा मेहनत करती हैं, घूमती हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में कुछ माहौल बदल सकता है। लेकिन यही है कि उसके लिए कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी शर्त होगी। और लेकिन बीच बीच में ये भी चलता है, एक बार प्रियंका ने भी बातचीत में भी कहा था कि साथ हम समविचार दलों के साथ गठबंधन के बाद वो नकारते भी नहीं है। तो हो सकता है कि कभी ये बात भी चलती है कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और कांग्रेस की प्रियंका गांधी के बीच में किसी न किसी तरह का कोई अगर एक तालमेल बन जाता है तो फिर तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के साथ आमने सामने की लड़ाई है। बाकी 4 राज्यों में भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है। ये बात है, इसी को देकर के हमको लगता लगेगा। सही कह रहे हैं जयशंकर जी, बाकी 4 राज्यों में भाजपा और कांग्रेस देख रहे हैं हम लोग, चाहे वो उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो या हालांकि पंजाब में भाजपा कहीं नहीं है। पंजाब में भाजपा का सुपड़ा साफ है। शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, इनके सामने कांग्रेस काफी आगे है पंजाब में। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसके अलावा 2 भाग और भी हैं जो मध्य उत्तर प्रदेश यानी अवध का पार्ट है और उसके अलावा बुंदेलखंड। ये 4 पार्ट में अगर हम बांट करके देख रहे हैं तो 2 के आंकड़े भी हमने आपके सामने रखे हैं और दोनों में भाजपा डाउन यानी कि पीछे जाती हुई और समाजवादी पार्टी इनसे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और एक बात और रखूं अपने पैनलिस्ट के बीच आने से पहले, आप लोगों को बताऊं कि जो आंकड़े आ रहे हैं और खासकर लोगों के जो बातचीत, लोगों से जब बातचीत होती है तो ये जो डे बाय डे जो अफेयर्स हो रहे हैं, जो अलग लखीमपुर खीरी का मामला हो, किसानों का आंदोलन धीरे धीरे जैसे फैल रहा है, बढ़ रहा है और भी बहुत सारी चीजें, भाजपा की अंदरूनी जो खींचतान है वो भी उत्तर प्रदेश में वो सामने आ रही है। साथ साथ जो मुद्दे हैं, जो गंभीर मुद्दे जिसको कि लेकर के अगर आप याद कीजिए 2014, 2015, 2016 जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के चुनाव हुए, जो मूल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, उसके अलावा शिक्षा, ये तमाम बातें जो थी, इन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ती आई, जीतती आई। चाहे 15 लाख रुपए स्विस बैंक से लेके आएंगे, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात करेंगे, चाहे महंगाई दूर करेंगे, ऐसे तमाम मुद्दे, इन तमाम मुद्दों को अब भाजपा दरकिनार कर चुकी है। लेकिन क्या जनता इन मुद्दों को दरकिनार करके बैठी है? ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जब हम लोग अपने सर्वे में, अपनी टीम हमारी जाती है, वो पूछते हैं तो बताते हैं कि नहीं, हम लोगों के सामने ये मुद्दे बार बार आते हैं क्योंकि चाहे सरसों तेल हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, कुछ भी हो, इन तमाम चीजों से महंगाई बढ़ती है और वही बढ़ रही है। हम अब चलें सीधे अब तीसरे यानी कि तीसरा जो पार्ट है उत्तर प्रदेश का, मध्य उत्तर प्रदेश, उस पर आए और वहां देखते हैं कि आखिर क्या कुछ कहता है आंकड़ा, और इससे और भी बातें साफ हो जाएंगी। तो मध्य यूपी, मध्य उत्तर प्रदेश, अभी 2 आंकड़े आपके सामने हैं। ये मध्य उत्तर प्रदेश देखिए, ये मध्य उत्तर प्रदेश में यहां कांग्रेस समाजवादी, माफ करें, भाजपा समाजवादी पार्टी से थोड़ा आगे दिखाई दे रही है। मध्य भाग में भाजपा जो है वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से ऊपर है और 34 से 36 सीटें यहां पर भाजपा को, जबकि समाजवादी पार्टी को 28 से 30 सीटें। बसपा यहां बहुत डाउन दिखाई दे रही है और कांग्रेस यहां बसपा से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। यानी 9 से 11 सीटें कांग्रेस को और 3 से 5 सीटें बसपा, जबकि आम आदमी पार्टी 0 और अदर्स के खाते में 2 से 4 सीटें। ये आप देखिए। और इसके साथ साथ सीधे मैं कहूंगा कि बुंदेलखंड के आंकड़े को भी ले आइए और सीधे अपने पैनलिस्ट के पास चलेंगे। इन चारों आंकड़ों के साथ में फिर सारे आंकड़े एक साथ लेकर आएंगे। बुंदेलखंड का आंकड़ा देखिए, बीजेपी को 5 से 7 सीटें, समाजवादी पार्टी को 6 से 8 सीटें। यहां समाजवादी पार्टी लीड करती हुई, कांग्रेस 2 से 4, बसपा 2 से 4। कांग्रेस और बसपा में अगर देखें तो कांग्रेस लीड करती हुई, चारों के आंकड़े अगर देखें तो लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अब सीधे आना चाहूंगा हमारे पैनलिस्टों के बीच में। अब सीधा लेके आइए और गणेश पाठक जी, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये चारों आंकड़े, चारों अलग अलग भाग में बटे हुए उत्तर प्रदेश,
के आंकड़े, और कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश को बांटा जाएगा 4 पार्ट में, एक उत्तराखंड तो आप लोग लेकर चले ही गए, लेकिन उसके अलावा अगर 4 पार्ट में बांटा जाएगा तो ये 4 पार्ट होंगे, जिसमें पूर्वांचल होगा, जिसमें पश्चिमांचल होगा, जिसमें बुंदेलखंड भी होगा और मध्य भाग अवध का प्रदेश भी होगा। हालांकि और भी कहते हैं, खैर, लेकिन ये 4 पार्ट आपके सामने हैं। क्या कहेंगे गणेश जी? जो एनालिसिस की है, जो एनालिसिस अभी आप हमारे सामने में लाए हैं, उससे पहले हवा में एक बात तैर रही थी कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को बांट रहे हैं, 4 राज्यों में बांट रहे हैं। ये एक मतलब आपकी जो समीक्षा है, मुझे उससे ये बात याद आ रही है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को समझने के लिए हमें 1990 की ओर बढ़ना होगा। 1990 के बाद जो उत्तर प्रदेश में कहीं दिखी नहीं, और पिछले 2017 में भाजपा का अचानक बहुत बड़ा विजय हुआ, बिना राम के नाम से वो आ गई थी मोदी जी के नाम पर। तो इस बार के चुनाव में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। आपने जो वाराणसी की जो रैली, प्रियंका जी की रैली की चर्चा की है, उस रैली के बाद लोगों में सुनाई दे रहा है, जो भी उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं बहुत बढ़त बनाने जा रही है। अगर कांग्रेस ने अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर अगर वहां पर चुनाव लड़ा तो तस्वीर सकती है, लेकिन जो धरातली स्थिति है, स्थिति अभी ऐसी नहीं है, उसमें कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। क्योंकि गठजोड़ भी अगर सपा के साथ अगर गठजोड़ भी अगर करती है तो 2017 का उसका अनुभव बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है, बहुत कड़वा अनुभव है। बस सपा उसको लेगी, ये तमाम चीजें हमें समझना होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो मोदी जी का जो 2017 में उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या राज्य में क्रेज था, जो मोदी एक फैक्टर था जहां पर जीत गई थी, जो हम अभी कहीं चर्चा में मोदी फैक्टर को नहीं लाए थे, वो उसको भी देखा जाना होगा कि क्या मोदी फैक्टर है या नहीं है। अगर है तो कितना है, लोगों में उनके खिलाफ कितना संतोष है। और कोरोना का जो ताजा जो कोरोना आई है, पिछले 2 साल से लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, वो कितना इसमें पूरा उसको जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उस राम मंदिर का कितनेगा, अवध का इलाका हो गया, आपका गोरखपुर का इलाका हो गया, या बुंदेलखंड का इलाका, की स्थिति वही अभी है। जो इश्यू है, जो तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हमें बहुत गंभीरता से देख के चलना होगा। अभी उत्तर बारे में ये कह सकता हूँ कि बहुत राजी होगी कि किसी हम निष्कर्ष की ओर बने, क्योंकि वहां पर बहुत गणेश जी, आपकी आवाज भी कट रही है थोड़ा, इसलिए आपको रोकूंगा। लेकिन प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये 4 पार्ट हम लोग देख रहे हैं, चारों पार्टों में हमने एक जगह मध्य उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से पीछे दिखाई दे रही है, मध्य यूपी में, जबकि हर जगह, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, हर जगह समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। और साथ साथ कांग्रेस जो है वो, अगर 3 पिछले हमारे आपने सर्वे देखे हैं और हर सर्वे में आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं प्रशांत जी, आपने देखा है कांग्रेस दहाई के आंकड़े तक पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन इस बार न सिर्फ दहाई के आंकड़े को पार करती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि बसपा को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे ओवरऑल? हाँ, ये मुझे एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चारों हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये एक, और देखिए, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। समाजवादी पार्टी हो सकता है सत्ता के करीब पहुंच जाए, अभी फाइनल फिगर आएगी तो देखेंगे कितनी आती है, तो सत्ता के करीब पहुंच जाए, सरकार ही बना ले। लेकिन कांग्रेस को अगर 30-40 सीटें भी उत्तर प्रदेश में आती हैं तो कांग्रेस नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है, एकदम संदेश जाएगा। तो दोनों में ये फर्क है। एक दूसरी बात ये है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसा अभी पाठक जी भी कह रहे थे कि बीजेपी के सामने क्राइसिस 2-3 बहुत बड़ी क्राइसिस है। एक सबसे बड़ी क्राइसिस उनकी है कि बीजेपी, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो या किसी और राज्य का, नैरेटिव को कंट्रोल करती है, बाकी लोग डिफेंसिव रहते हैं। अभी तक के उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल मैदान में बीजेपी नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। किसान आंदोलन ने, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि कैराना और मुजफ्फरनगर की जो प्रयोगशालाएं थी उनको ध्वस्त कर दिया है, उनकी छतें उड़ गई हैं। मैं उत्तर प्रदेश में जा रहा हूं, बार बार देख रहा हूं कि वहां सामाजिक सौहार्द बन रहा है। अभी एक चर्च पे, रुड़की में चर्च पे हमला की घटना हुई है, मैं रुड़की होकर आया,
और मैंने वो देखा कि वहां पे जो जो पड़ोस है उनका, वहां पे सिर्फ अकेली वो ईसाई फैमिली है और वहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो सब एक साथ खड़े हैं। और ये बात पड़ोसी निकल कर कहने आए हमसे, तो ये एक असर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखिए कि जैसे बहुत सारे जो मौसम विभाग जैसे बलून छोड़ता है, गुब्बारे छोड़ता है टेस्ट करने के लिए, तो बहुत सारे गुब्बारे छोड़े गए। स्टेट 4 भागों में बांटने का गुब्बारा छोड़ा गया, वो गुब्बारा बिना किसी डेटा के वापस आ गया। फिर उसके बाद पॉपुलेशन बिल आया, पॉपुलेशन बिल पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा, आप देखिए कि शांत है पूरा मामला। क्यों शांत है? शांत इसलिए है क्योंकि उसमें घोटाला है। आप राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे तो साथ साथ घोटाला भी जाएगा साथ में। वो घोटाले को उजागर करने में न्यूज लॉन्ड्री पे इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट भी पहुंच गया। तो मुख्य बात यह है राजीव जी कि मैं तमाम इक्वेशन, जाति इक्वेशन और ये क्षेत्र बुंदेलखंड और इन सब पे न जाकर मैं देख रहा हूं कि बीजेपी नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जब तक वो बीजेपी नैरेटिव को कंट्रोल नहीं करेगी, और नैरेटिव क्या, बीजेपी का नैरेटिव एक ही है, कब्रिस्तान, शमशान, अली मोहम्मद अली, बजरंग बली, यही है हिंदू मुसलमान। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना, बेरोजगारी, गैस, पेट्रोल, डीजल, महंगाई, ये सारे मुद्दे, किसान आंदोलन, गन्ना, एमएसपी, ये मुद्दे रहेंगे और ये मुद्दे तंग करते हैं बीजेपी को। बीजेपी कंफर्टेबल नहीं है वहां पे। ये अब जो आंकड़े हैं पूरे, किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं, ये आंकड़े, उत्तर प्रदेश के आंकड़े अब आप लोगों के सामने है। बीजेपी जो 312 सीटों के साथ 2017 में सरकार में आई थी, वो गिर करके 149 से 157 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। 149 से 157 सीटें, 149 टू 157, जबकि समाजवादी पार्टी 189 से 197 सीटों तक, यानी कि जो सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़े 202 है, उससे मात्र अगर 197 को देखें तो मात्र 5 सीटें पीछे। तो समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के काफी करीब। बसपा को देखिए जो पिछली दफा 19 सीटों पर थी, इस बार भी अपने काडर के दम पर, जो उसके बहुजन समाज पार्टी के पास में जो काडर बेस है वोटर का 15%, 16%, उस बेस पर 16 से 24 सीटें। लेकिन यहां आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 25 से 33 सीटें। और अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि अगर 30 सीटें तक भी अगर कांग्रेस ले आती है तो नेशनल पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर कांग्रेस की स्थिति जो है बहुत मजबूत होगी, और ये साफ दिखाई दे रहा है। अदर्स के खाते में 4 से 12 सीटें, लेकिन जो आंकड़े आप लोगों को हमने दिखाया था, आम आदमी पार्टी इन अदर्स में नहीं है। एक भी सीट आम आदमी पार्टी को आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सीधा एक बार आना चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी, जल्दी से शॉर्ट में आपका इन पूरे आंकड़ों पे तीनों हमारे साथियों के एक एक कमेंट चाहूंगा। और सबसे पहला अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे। देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति में ठीक है, हम लोगों का जो है आंकड़े जो भी आ रहे हैं, और इसी के आसपास मुझे लगता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो रहेगा। कल को परिस्थितियां बदल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, कल का तो कल है। और चूंकि हम लोगों का अभी का है सर्वे, तो जाहिर सी बात है कि अभी की ही जो परिस्थितियां उस पर हम लोग दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हम लोग दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ठीक है। और बीजेपी को मुझे लगता है कि और थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। हालांकि बीजेपी जो अवध क्षेत्र में ठीक कर रही है, अच्छा कर रही है, और मुझे लगता है कि अवध में अगर कांग्रेस थोड़ा सा ध्यान देती तो अवध में कांग्रेस को अच्छा फायदा हो सकता है। और जिस तरीके से उन्होंने भूपेश बघेल को बना करके भेजा है यहाँ का अपना चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश का, तो भूपेश बघेल को अगर अवध के क्षेत्र में लगाया जाए तो एक अच्छा वहां प्राप्त हो सकता है। आपको याद होगा 2009 के चुनाव में भी जो था, अवध क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव में भाजपा को, कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी, और उसका कारण था वहां कुर्मी वोट जो था वो कांग्रेस के साथ जो था वो जुड़ा था। और अगर कांग्रेस आज भी इस चीज पे ध्यान दे ले और मेहनत कर ले, मुझे लगता है कि यहाँ से उसको अच्छी एक बढ़त जो है वो
मिल सकती है। तो ये तो कांग्रेस मुझे लगता है कि जैसे प्रशांत जी भी कह रहे थे कि अगर 30 सीटें भी ले आती है तो एक बड़ा जो है वो प्रभाव होगा, तो निश्चित तौर पे होगा। हालांकि मुझे अभी लगता नहीं है कि उसके पास जो है वो पूरे 403 कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने के लिए हैं गंभीर, तो ये उसकी कोई कमजोरी है, उसको उस पर ध्यान देना होगा। और चुनाव जिस तरीके से आगे बढ़ेगा उस तरीके अभी तो चूंकि जो गठबंधन हम लोगों के सामने उसी पे अभी बातचीत हो रही है, गठबंधन अभी बनेंगे बिगड़ेंगे भी तो उसके बाद भी चीजें होंगी। पहले आज की स्थिति मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एकदम ठीक है और भारतीय जनता पार्टी को चिंतित होने की आवश्यकता है। आप देखना ही होगा कि चुनाव तक आते आते भारतीय जनता पार्टी एक रहती है कि दो भारतीय जनता पार्टी हो जाती है, जिसकी की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि चुनाव में दो भारतीय जनता पार्टी होंगी, एक मोदी जी की और एक योगी जी की। अगर ये होता है तो किसको कितना होगा ये फिर देखने वाली चीज होगी। उस पर अभी हम लोगों का चूंकि ध्यान है भी नहीं होगी, चूंकि वो चीजें भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं, तो अभी वो एक कयास है केवल। जी राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बता दो, जो गठबंधन की बात है, समाजवादी पार्टी के साथ रालोद का गठबंधन है और उसके साथ ही आंकड़े हैं, जबकि बीजेपी के साथ में अपना दल का गठबंधन है, उसके साथ ये जो आंकड़े हैं आपके सामने है। जयशंकर जी, इन आंकड़ों को देख करके और जिस प्रकार अभी अचानक कांग्रेस का जो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरना, जो चौथे नंबर की पार्टी थी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरना, ये क्या कुछ कहता है और इससे कांग्रेस को कितना और मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए? ये हालांकि हम लोग कोई सजेशन देने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी धरातल पर जो परिस्थितियां हैं कांग्रेस की वो हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन ये जब सर्वे होते हैं उस दौरान चूंकि एक लहर चलती है, उस लहर में भी लोग बोलते हैं। क्या ये आज की लहर, जबकि हम लोग ये देख रहे हैं कि चारों तरफ जिस समय सर्वे हो रहे थे उस समय प्रियंका गांधी छाई हुई थी, हो सकता है कि उनका इन्फ्लुएंस हो, प्रियंका गांधी का इन्फ्लुएंस हो वोटर्स के ऊपर। कल को ये इन्फ्लुएंस गिर भी सकता है जब प्रियंका गांधी सिर्फ दिल्ली में रह जाएं और लखनऊ तक न जाएं। लेकिन ओवरऑल आज की तारीख में जब ये जब हम आपके सामने आंकड़े पेश कर रहे हैं, तब कांग्रेस जो है वो सेकंड नंबर की पार्टी, बीजेपी गिर करके बिल्कुल 50% पे आना और समाजवादी पार्टी लगभग सरकार बनाने की ओर, क्या कहेंगे? देखिए, अगर यही आंकड़े हमारे रह जाते हैं जो ओपिनियन पोल का है, हालांकि अभी गंगा जमुना घाघरा सरस्वती गोमती में पानी और बहुत बहेगा, अभी तो 2-3 महीने का समय है, इसलिए निर्णायक तो अभी हमारे और ओपिनियन पोल और आएंगे भविष्य में। लेकिन आज की तारीख वाला ही अगर ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा वही कारगर हो गया, वही फलीभूत हो गया, तो समाजवादी पार्टी की सरकार तो बन रही है साफ साफ, 200 के आसपास सीटें उसको मिलते दिखाई दे रही हैं। और कांग्रेस जाहिर सी बात है कि भाजपा के साथ तो जाएगी नहीं, वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलजुल करके ही कुछ न कुछ भविष्य में करेगी। या बहुजन समाज पार्टी के पास भी जो भी जीत के आएंगे वो उनको दिन नहीं लगेगा पलटने में, वो कब चले जाएंगे, इसमें कोई ये नहीं है। तो सबसे बड़ी चिंता की बात देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने जो मोदी जी ने अपनी मंत्रिपरिषद का जो विस्तार किया था, उसके बाद से लगातार वो जो सामाजिक समीकरण बनाने का खेल उन्होंने खेला, वो ताना बाना पूरा का पूरा एक तरह से छिन्न भिन्न हो रहा है। आप देखिए कि ब्राह्मणों को साधने के लिए उन्होंने अजय मिश्र टेनी को मंत्री बनाया था, गृह राज्य मंत्री बना दिया केंद्र सरकार का, और उनकी जिस ढंग से भद पीटी है, उनका बेटा जेल चला गया है और उनके मंत्री पद पे तलवार लटक रही है, कब उनको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा इसका कोई ये नहीं कर सकते हैं आप। अगर त्यागपत्र होता है तो ब्राह्मण जो पहले से नाराज थे थोड़ा और नाराज हो जाएंगे, अगर त्यागपत्र नहीं होता है तो बाकी लोग जो है वो नाराज हो जाएंगे। तो योगी जी का लगेगा कि भाई मुख्यमंत्री का कोई इकबाल नहीं रह गया है, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कह चुके हैं कि साहब पार्टी में काम करना है तो काम करो, लेकिन कार से रौंदने का काम मत करो। तो इसका मतलब सीधा सीधा अपने गृह राज्य मंत्री पर उनका आक्षेप है कि इस तरह की राजनीति भाजपा को पसंद नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो मंत्री बने हुए हैं, मौजूद केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं। तो एक तो ये है, दूसरा एक उत्तराखंड की राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, उनको त्यागपत्र दिला करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। अभी जो उनके पोस्टर लग रहे हैं उसमें बेबी रानी मौर्य जाटव लिखा जा रहा है, उसके आगे जाटव लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो जाटव समाज की हैं, चमार समाज की हैं, और उनको फेस बना करके कि हम इनके सामने रख करके हम चुनाव लड़ेंगे। अब वहां के दलित पूछ रहे हैं, जो युवा हैं या पढ़े लिखे दलित हैं, कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा कर देगी
कि बेबी रानी मौर्य को भावी मुख्यमंत्री बना करके चुनाव लड़ा जाएगा। अगर ये कर दे तो फिर तो बात समझ में आती है, नहीं तो ये दिखावा ढोंग करने की क्या जरूरत है कि आप जाटव लिखिए चाहे कुछ और लिखिए। केशव मौर्य हैं, उनके नाम पर पिछली बार 2017 के चुनाव में पिछड़ी जातियों के बड़े तबके, जो गैर यादव पिछड़ी जातियां थी, वो काफी एकजुट हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो लोग एकजुट हुए थे। तो अभी मोदी मंत्रिपरिषद में काफी ओबीसी के लोगों को भी समावेश किया गया, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। भाजपा ने और आरएसएस ने घोषित कर दिया है कि चुनाव तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा तो योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। तो अब इसके बाद आप कितना भी सामाजिक जोड़ घटाव करते रहिए, उसका कोई असर दिखाई नहीं देने वाला है। और कांग्रेस की जो बढ़त दिखाई दे रही है राजीव जी, मैंने कहा ना, वो शर्तों के साथ है। प्रियंका गांधी जिस ढंग से लखीमपुर कांड के बाद इमर्ज करके आई हैं सामने, वो लखनऊ में जिस तरह से गई हैं या सीतापुर में गई हैं और पुलिस के सामने जिस ढंग से उन्होंने बहादुरी के साथ व्यवहार किया है, उत्तर प्रदेश के लोग, खासतौर से कांग्रेस के जो पुराने लोग भी हैं, कार्यकर्ता जो घरों में बैठ गए थे, वो उनमें इंदिरा गांधी का अक्स देखने लग गए हैं। उनको लगता है कि ये इंदिरा गांधी का अवतार लेकर के लड़की आई हुई है, क्योंकि उसी तरह की चाल ढाल, उसी ढंग से लोगों के बीच में हिलना मिलना जुलना, बातचीत करना और बहादुराना अंदाज में जो उनकी शैली रही है, उसको देख करके लोगों में एक उत्साह जगा है। अभी हमने देखा है कि 2-3 दिनों के अंदर में कांग्रेस की बहुत सारी समितियां बनी हैं। ऐसे ऐसे नेताओं के नाम भी उसमें दिखाई दे रहे हैं जो कांग्रेस के कद्दावर नेता कभी किसी जमाने में जब सत्तारूढ़ रहती थी पार्टी तो वो दिखाई देते थे। अब वो लोग अभी भी कांग्रेस में है, ये जानकर के अच्छा लगा। और वो उन लोगों के नाम, कभी वो चुनाव संचालन समिति है या चुनाव अभियान समिति है या मैनिफेस्टो समिति है, तमाम कई तरह की समितियों में पीएल पुनिया को जैसे किसी समिति का अध्यक्ष बना दिया, सलमान खुर्शीद को सामने लाए। तो अगर एकजुट होकर के एक नए उत्साह के साथ अगर प्रियंका ये मैसेज देती हैं कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर मैं गंभीर हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति से मैं केंद्र में राजनीति करना होगा तो उत्तर प्रदेश मेरा मैदान होगा, इसी मैदान से मैं आगे बढ़ूंगी। अगर उन्होंने इसकी घोषणा कर दी और तय कर लिया कि नहीं हमको यही रहना है, इसके अलावा कहीं जाना नहीं है। अब मान लीजिए कई बार ऐसा उन्होंने किया है अतीत में, इसके पहले कई अवसर आए हैं कि जब उत्तर प्रदेश में अचानक वो अवतरित हुई, काफी अच्छा माहौल बनाया और फिर वो गायब हो गई, शिमला चली गई या कहीं और चली गई, छुट्टियां मनाने चली गई, फिर महीनों के बाद अवतरित हुई। तो इस तरह की राजनीति तो चलने वाली नहीं है, साफ बात है। दूसरी तरफ देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरह से अपना उनका विजय रथ लेकर के अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं और काफी अच्छा उनको जो रिस्पांस मिल रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि अभी की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के बीच में ही है। और अगर इस तरह की बात अगर हुई, अखिलेश यादव जयंत चौधरी का कॉम्बिनेशन, अगर उसमें चंद्रशेखर या ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हो जाते हैं इस कॉम्बिनेशन में, तो फिर जो प्रियंका जी के साथ जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो उसमें से थोड़ी कमी हो जाएगी। मेरे ख्याल से जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं या दलितों का जो युवा वर्ग है वो इसी गठबंधन के साथ जुड़ते हुए दिखाई देगा। लूजर जो है दो ही होंगे, एक तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी लूजर होगी, अब बहुजन समाज पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। 19 ही सीटें जमा जीत के आए थे पिछली बार, उसमें से भी दर्जन भर सीटें तो उनके हाथ से निकल चुकी हैं। बहुत सारे लोग परोक्ष रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो चुके हैं, चाहे वो टेक्निकली भले ही इंडिपेंडेंट हो गए हो या कुछ और हो गए हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, और जो मध्य आपने दिखा, हमारा जो आंकड़ा दिखा दे रहा था कि मध्य उत्तर प्रदेश के इलाके में जो खासतौर से अवध के इलाकों में, तो ऐसा नहीं है। अवध के इलाकों में भी जो है फैजाबाद का इलाका जो है, फैजाबाद कभी समाजवादियों का, कम्युनिस्टों का कभी गढ़ रहा होता था, फिर बाद में समाजवादियों का। जिस समय अयोध्या आंदोलन एकदम पीक पर था, तब जयशंकर पांडे वहां अयोध्या के विधायक जीत करके आए थे, समाजवादी पार्टी के जीते थे। और अभी भी पवन पांडे हैं जैसे उनके साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। या अभी बहुजन समाज पार्टी से दो बड़े नेता, एक तो वर्मा जी थे और एक वो रामअचल राजभर, लालजी वर्मा और रामअचल राजभर, ये कद्दावर नेता हैं, अंबेडकर नगर के जो है बहुजन समाज पार्टी के थे, ये लोग भी समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। तो इस तरह का माहौल ऐसा नहीं है। अवध प्रांत में भी कोई बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, जितने घोटाले हुए हैं, राम मंदिर के नाम पे जमीन घोटाला हुआ है, अयोध्या की अधिकतर जमीन जो है, जो पर्यटन के नाम पे एक्वायर की जा रही है,
वो गुजराती व्यापारियों के हाथ में पहुंच चुकी है। तो लोगों को लग रहा है कि पूरा का पूरा जो ये पर्यटन का खेल है, पर्यटन का जो बिजनेस बनाने की बात की जा रही है, ये गुजराती व्यापारियों के लिए हो रहा है। इस सब के मद्देनजर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वो नारा भी कारगर होते दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार एक बार जरूर वो राष्ट्रवाद, और जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं शुरू हो गई हैं, बढ़ने लग गई हैं, कुछ गैर मुस्लिम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, हमारे सेना के अर्धसैनिक बलों के जवान मारे जा रहे हैं, तो इन सारी घटनाओं को लेकर के जरूर एक एटमॉस्फेयर बनाने की, माहौल बनाने की भाजपा कोशिश करेगी। लेकिन जैसे कि मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत में राकेश टिकैत ने साफ कर दिया था कि 2013 के दंगे भाजपा ने उन लोगों से करवाए थे, और यानी प्रायोजित थे दंगे, और उससे जिस तरह से उन्होंने सचेत किया था लोगों को, उसको देखते हुए लग रहा है कि इस बार हिंदू मुसलमान वाला कार्ड भी भाजपा का बहुत ज्यादा फलीभूत होने वाला नहीं है। जी राजीव जी बिल्कुल। और भाजपा की जब बात कर रहे हैं तो चलते चलते एक सवाल उत्तर प्रदेश भाजपा यानी कि वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रशांत टंडन जी, योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही इस बार भाजपा चुनाव लड़ेगी, ये बात ऑलरेडी कह दी गई है। और अभी हम जो आंकड़े देख रहे हैं उस आधार पर यानी कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर भाजपा चुनाव, आगामी चुनाव हार रही है। अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो फिर ये फायर ब्रांड नेता, जो कि अभी अमलेंदु जी कह भी रहे थे कि हो सकता है कि दो धड़ों में बटी हुई भाजपा दिखाई दे और इससे भी बुरी हालत हो जाए भाजपा की। क्या योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ने के कारण ये स्थिति हो रही है भाजपा की? क्या भाजपा ये भी जो माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और इधर केंद्र में बैठे हुए मोदी, नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच कुछ जो बनने वाली बात जो होनी चाहिए थी, यानी कि दोनों के बीच एक मनमुटाव की स्थिति है या सियासी खींचतान की स्थिति है, उसके कारण नुकसान हो रहा है, क्या है ये कुछ समझना चाहता हूं आपसे। आवाज नहीं आ रही है, जरा खोलिए, म्यूट थोड़ा हटाइए प्रशांत जी। प्रशांत जी आप बोलिए, आवाज आ रही है? नहीं आई, प्रशांत जी की आवाज नहीं आ रही है। आपके पास से ही प्रशांत जी आवाज चली गई है, यहां से तो आपकी आवाज बिल्कुल ओपन है। आपकी बात हम समझना भी चाह रहे थे कि आखिर थोड़ा चेक कीजिए कि शायद म्यूट के नहीं, अभी तक नहीं आ रही है प्रशांत जी। हाँ जी प्रशांत जी आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन इस सवाल के जवाब के लिए एक बार अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा, जब तक प्रशांत जी की आवाज आ जाए। और अब चूंकि समय भी खत्म हो चुका है इस कार्यक्रम का और सामने सब कुछ है, लेकिन अमलेंदु जी, क्या योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ने का फायदा और नुकसान, हमारे यहाँ अपने जो ओपिनियन पोल है यहाँ भाजपा को नुकसान होता दिखाई दे रहा है? जी राजीव जी, बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ के नाम पे अगर भाजपा चुनाव लड़ती है तो उसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही होगा। जी प्रशांत जी आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अमरेंदु जी भी कह रहे हैं कि एक तो बीजेपी के सामने संकट जो है वो है नैरेटिव का। दूसरा संकट है कि बीजेपी के अंदर बहुत सारे जो आमतौर पर बीजेपी में नहीं होता है, वो टॉप डाउन पार्टी है और बीजेपी के अंदर इस तरीके के संगठनात्मक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होते, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो गए हैं और उसका एक पृष्ठभूमि बन चुकी है। कुछ तो अभी जो अमरेंदु जी ने कहा वो भी है कारण। दूसरा, वहां पे अश्विनी शर्मा भेजे गए, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। 2017 में भी योगी जी कैंडिडेट नहीं थे, मौर्य के पोस्टर के पर चुनाव लड़ा गया था। तो योगी के रहते जो सोशल इंजीनियरिंग की गई वो उसको नुकसान बीजेपी को होता दिख रहा है।
जो आपके सर्वे में भी दिख रहा है। दूसरा कि ट्रेडिशनली जो ब्राह्मण बीजेपी में शिफ्ट हो गया, जिसको लेकर अभी बीएसपी भी कर रही है और कांग्रेस में भी कोशिश चल रही है। बीजेपी ब्राह्मणों के नाम पे जितेंद्र प्रसाद को लेकर आई, लेकिन आप देखिए कि ब्राह्मण के नाम पे बीजेपी को बहुत क्राइसिस से होकर गुजरना पड़ रहा है, चाहे वो टेनी का मामला हो जो जयशंकर जी कह रहे थे। तो बीजेपी थोड़ा सा यहाँ पे फंसी हुई है कि कॉन्ट्रडिक्शन है। अश्विनी शर्मा जो मोदी के कैंडिडेट हैं, मंत्री परिषद में उनको लाना था और उप मुख्यमंत्री बनाना था, वो 16वें या 17वें उनको बना दिया गया उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा। तो ये अच्छा, दूसरा ये कि देखिए बीजेपी अब जो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया मोदी और योगी के बीच में, तो असम वाली स्थिति सेंट्रल हाईकमांड नहीं चाहेगा। तो टिकट बांटने में योगी जी को कितनी छूट होगी, क्योंकि असम में ये हुआ कि बीजेपी ने छूट दे दी और फिर बीजेपी के पास वो बात नहीं रही। ये बहुत सी बातें आई हैं कि इस तरीके से असम के मुख्यमंत्री बने। तो ये बीजेपी के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा और ये रिफ्लेक्ट होगा। बहुत सारे रिबल कैंडिडेट होंगे, बहुत से टिकट नहीं मिलेंगे। योगी जी आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उसका भी एक असर है। तो कुल मिलाकर ये कि बीजेपी के अंदर दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक, नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर रहे। अगर नैरेटिव को कंट्रोल कर रहे होंगे तो ये सब कुछ आ जाएगा एक ही छाते के नीचे। लेकिन 2017 की तरह नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर रहे हैं वो, और अब इतने नजदीक चुनाव आ गया है कि अब वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाए मामला। अब नहीं हो सकता वो। सही कह रहे हैं, अब स्थितियां बिल्कुल, क्योंकि सामने चुनाव है। अक्टूबर का महीना बीत रहा है, नवंबर, दिसंबर, इसके बाद आप ये मान के चलिए कि जनवरी में कभी भी चुनाव की घोषणा होगी, फरवरी और मार्च में चुनाव, अप्रैल तक किसी भी हालत में नई विधानसभा का गठन। तो ये महत्वपूर्ण है। और जयशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि भाजपा का डेस्परेशन कितना हो सकता है कि देखिए चुनाव आ गया, 3 महीना रह गया है, लेकिन अभी आजकल में जो खबरें आ रही हैं कि नरेश अग्रवाल जो समाजवादी पार्टी से गए थे भारतीय जनता पार्टी में और वैश्य समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं, तो उनके बेटे को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। मतलब 4.5 साल, 4.5 साल तक ये चिंता नहीं हुई कि विधानसभा का उपाध्यक्ष किसी को बनाना चाहिए। वैसे तो मोदी जी भी अभी तक तो उपाध्यक्ष लोकसभा का नहीं बना है, कोई चुनाव ही नहीं हुआ, लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं बना है। लेकिन अब चर्चा ये हो रही है कि साहब बहुत जल्दी जो है नरेश अग्रवाल को बेटे को उपाध्यक्ष विधानसभा का बनाया जाएगा, क्योंकि गोरखपुर में जिस ढंग से कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या हुई और पुलिस के द्वारा हत्या हुई, उसको देखते हुए जो उनके पास जो परंपरागत ब्राह्मण तो बाद में जुटे हैं, लेकिन पहले तो बनियों की पार्टी कही जाती थी ना भारतीय जनता पार्टी। तो बनियों में जो जिस तरह से निराशा का, हताशा का भाव जग रहा था या आक्रोश का भाव जग रहा था, उसको खुश करने के लिए लगता है कि 3 महीने के लिए अगर विधानसभा में उपाध्यक्ष बना देंगे नरेश अग्रवाल के बेटे को, तो सारे वैश्य समाज के लोग उनके साथ चले जाएंगे। तो ये गजब की बात है। डेस्परेशन जिसको कहा जाता है ना कि डेस्परेट हो गई है पार्टी, उसको समझ में नहीं आ रहा कि कब क्या कर लें। जैसे बेबी रानी मौर्य को जाटो बताना या नरेश अग्रवाल के बेटे को उपाध्यक्ष अग्रवाल का बेटा कह करके बताना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, जैसे हमारे मित्र लोग कर रहे हैं, चाहे प्रशांत हो या आप नेहरू भी बता रहे हैं कि चूंकि अब समय रह नहीं गया है कि कुछ कोई करिश्मा कर पाएंगे आप, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब जो आपके पास है उसी के साथ आपको जाना पड़ेगा, और नाराजगी लोगों की बढ़ रही है, कहीं कमी हो नहीं रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आपके सामने आंकड़े हैं उत्तराखंड से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक, गोवा, मणिपुर और पंजाब तक। और इन 5 राज्यों में आज का जो हमारा ओपिनियन पोल है, इसमें आप देखें तो 5 में से 5 राज्यों में कहीं भी बीजेपी की सरकार आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जबकि 4 राज्यों में आज की तारीख में बीजेपी की सरकार है। तो 4 राज्यों में अगर बीजेपी आगामी 2022 के चुनाव में, ओरिजिनली जो चुनाव होगा, ये तो ओपिनियन पोल है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर बीजेपी 4 राज्यों से विदा हो जाती है तो फिर बीजेपी कितनी कमजोर होगी ये आप सब जानते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में कांग्रेस काफी मजबूती के साथ कमबैक करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की सीएम की कुर्सी अभी तो बीच में बदलने वाली थी, नहीं बदली, लेकिन अखिलेश यादव बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस भी उभर रही है और लेकिन आने वाले समय में, जैसा हमारे तीनों पैनलिस्ट कह रहे थे और साथ में गणेश पाठक जी भी जुड़े हुए थे, वो भी कह रहे थे कि अगर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़े और कांग्रेस के पास, जैसा अमलेंदु उपाध्याय कह रहे थे कि 403 सीटों पर लड़ाने के लिए कैंडिडेट उतारने के लिए कैंडिडेट्स हों और धरातल पर उनके कार्यकर्ता उतनी शिद्दत के साथ जुड़े और काम करें, तो शायद कांग्रेस भी एक बढ़िया विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में खड़ी हो सकती है। लेकिन कब? क्योंकि अब मात्र 3 महीने का समय है। आज इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करूंगा और हमारे आप तीनों साथी प्रशांत टंडन जी, जयशंकर गुप्त जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप तीनों को बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं गणेश पाठक जी जो जुड़े रहे लगातार हमारे साथ, उनको भी, और साथ में आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, कई लोगों को ये ओपिनियन पोल, चूंकि होता ये है कि आप चाहते जिस पार्टी को जिताना, अगर ओपिनियन पोल में वो नहीं आता है तो आप नाराज होते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, आप लोग जो हैं आप भी गोदी मीडिया की तरह हो गए हैं, आप भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल क्लियर बताऊं, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। जो चीजें सामने आती हैं वो आपके सामने हम रखते हैं, अगर आपको पसंद आए तब भी, पसंद ना आए तब भी, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि आज की जो घटना है और जो कुछ हो रहा है, लोग जैसा कह रहे हैं वैसे ही आपके सामने हम रख दें, वही रखने की कोशिश। तमाम साथी हमारे साथ जुड़े रहे और आप लोगों के कमेंट मैं ले नहीं पाया। जावेद इकबाल हैं, तुषार शर्मा हैं, महेंद्र मलिक हैं, अतुल कुमार जुड़े हुए हैं, वंदना राठौर जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, वेरी गुड डिस्कशन कह रही हैं, राजमणि यादव जी जुड़े हुए हैं, हारून अब्बास हमारे साथ में, मोहम्मद हुसैन, असलम चिश्ती, अशोक कुमार कह रहे हैं कांग्रेस की 140 सीट से कम नहीं आएगी, अशोक कुमार कह रहे हैं, मोहम्मद हुसैन हैं, फिर मंगल गादवी हमारे साथ हैं, ग्रेट स्पीच भाई साहब लिख रहे हैं, मोहम्मद तारिक भी हैं, अख्तर अली भी हैं, तो दीपक कुमार और एक साथी हमारे साथ लगातार अख्तर अली हैं, कह रहे हैं सर आप नाराज ना हो, तो हमको लगता है कि आपका सर्वे गलत हुआ है, हमारी आप से कोई दुश्मनी नहीं है, आप एक अच्छे एंकर हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। यूपी में AIMIM को 15 से 20 सीटें जीतेगी और कांग्रेस को इतनी सीट नहीं आएगी, ये कहना अख्तर, बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं है जो आप कह रहे हैं। मैं तो पहले ही बोला कि आप सबकी बातें मैं सुनता हूं, मानता हूं और सुनूंगा, मानूंगा, क्योंकि आप लोग सर्वोपरि हैं हमारे लिए, आप रहते हैं तभी हम ये कार्यक्रम कर पाते हैं, दिखा पाते हैं, आप लोगों के बीच पहुंचते हैं। और बहुत सारे साथी हैं जो अपने अपने ढंग से अपने विचारों को रखते हैं, आप लोग बिल्कुल रखिए। और बात यह नहीं है कि कौन नाराज होता है कौन खुश होता है, सरकार किसी की बने गद्दी पर, यानी कि सीएम की कुर्सी पर कोई भी बैठे, ना हमारा कुछ होगा ना आपका कुछ होगा, बस यही है कि ये देश, ये राज्य, जो अलग अलग सूबे हैं वो ठीक से चले, हमारी यही कोशिश रहती है। यहाँ की जनता जो है वो खुशहाल रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यानी रोटी कपड़ा और मकान की जो बात होती है वो सबको नसीब हो, हम यही चाहते हैं, यही सबसे बड़ी जरूरत है आज की तारीख में। तो अब आप लोगों से आज विदा चाहता हूं दोस्तों। एक लंबा अरसा हो गया आप लोगों के बीच, पिछले लगभग 2 घंटे से आप लोगों के बीच हूं, बीच में व्यवधान भी आया, इंटरनेट कनेक्टिविटी अचानक चली गई थी जिसके कारण आप लोगों से दोबारा जुड़ना पड़ा, लेकिन आप लोग शिद्दत के साथ जुड़े और बने रहे। इस ओपिनियन पोल को आपने देखा, अगर पसंद आया तो लोगों तक, देश दुनिया तक इसे पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जो दोस्त साथी शुभचिंतक हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 2 मिलियन होने वाला है और जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे तभी 2 मिलियन तक हम पहुंचेंगे, यानी 20 लाख तक हमारे सब्सक्राइबर बेस जो है वो पहुंचेगा। तो इसलिए आपसे अपील ये करता हूं, गुजारिश है कि आप लोग दूसरे लोगों तक पहुंचाइए और इसे सब्सक्राइब करवाइए। और हमारी कोशिश यही रहती है कि धारा के साथ नहीं, धारा के विपरीत बहते हुए देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो नहीं दिखाया जा रहा है, वो दिखाने की हम कोशिश करें। तो फिर आज आपसे विदा लेता हूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, नमस्कार।